अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में वसूलियत का एक सिपाही वसूलियत के पास ख़त लेके आता है और कहता है जिस ख़त का आपको इंतज़ार था वो ख़त आ गया है। वसूलियत ख़त पढ़ना शुरू कर देता है। उस ख़त में लिखा होता है कि हानली बाज़ार का कब्ज़ा लेने के लिए ग़ुरूब आफ्ताब से पहले हानली बाज़ार पहुँचो। हम आज रात खाने पे दोस्ताना अमन की बातचीत करेंगे। जिसके बाद वसूलियत बहुत खुश हो जाता है और अपने सिपाही को हुक्म देता है कि असलहान खातून को हानली बाज़ार ले आएँ, और उसके बाद वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सलेबी सिपाही बमसी को छोड़ देते हैं। जब दुमरुल और उस्ताद हचा तोरियान देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि बमसी रिहा हो गया है। ये सुनकर दुमरुल कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उसे गिरफ़्तार क्यों किया और क्यों छोड़ा। तो हचा तोरियान कहता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद सलेबी सिपाही बमसी से कहता है अगर दोबारा यहाँ नज़र आए तो मैं तुम्हें मार दूँगा। फिर बमसी कहता है कि मेरी तलवारें मुझे दे दें। तो सिपाही कहता है तुम्हारी तलवारें यहाँ नहीं हैं और तुझे नहीं मिलेंगी। तुम चाहते हो कि फिर ज़िंदान में ना जाओ तो यहाँ से चले जाओ। उसके बाद बमसी कहता है कि मैं अपनी तलवारें लेने दोबारा फिर आऊँगा, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हचा तोरियान की दुकान पर पहुंचकर कहता है कि क्या 2 घूंट पानी मिल सकता है। तो दुमरुल बमसी को पानी देता है। इसके बाद वसूलियत तयो के पास आके कहता है कि तुमने बहुत दर्द सह लिया, अब तुम्हारा वक्त इख्तिताम को पहुंचा है, तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो गई है। अब मुर्दा सिपाहियों का मातम करना छोड़ो और इंतकाम का सोचो। ये वक्त इंतकाम है। तुम जानते हो कि मैंने तुर्क को तुम्हारे साथ क्यों रखा, जो थोड़ी देर के बाद आज़ाद हो गया, ताकि तुमको अंदाज़ा हो जाए कि वो कितना घमंडी है। क्या तुम जानते हो इस तुर्क ने मेरे कितने साथियों को मौत के घाट उतारा है। उसके बाद वसूलियत तियो की तलवार उसे दिखाते हुए बताता है कि मैंने तुम्हारी अमानत को संभाल के रखा था, उठो और अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। उसके बाद वसूलियत तियो को खड़ा करता है और तियो कहता है कि मेरी तलवार तुम्हारे पास रहेगी, मैं इसे तब तक नहीं उठाऊँगा जब तक इसके काबिल नहीं हो जाता। बाद तियो अपनी जंजीरें खोल देता है तो वसूलियत खुश हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें अपनी पहली मिशन के बारे में आगाही दूं। तो तियो हाँ पर सर मिलाता है। तो इस पर वसूलियत कहता है कि तुम तुर्क के पीछे जाओ और उसे पकड़ो, वो मेरे काम का है। दूसरी तरफ कुतलुजा का सिपाही कुतलुजा को एक लाश की तरफ ले जाता है जिसको सरदार ओराल ने मार दिया था। कुतलुजा उस लाश को देखकर बहुत गमज़दा हो जाता है। दूसरी तरफ सरदार आचार ये सब देख रहे होते हैं और फिर वहाँ से छुपकर चला जाता है। कुतलुजा सिपाहियों से कहता है कि हम सरदार आलियार की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे, इसे किसी खुफिया जगह दफना दो। इसके बाद कुतलुजा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हानली बाज़ार में ख़वातीन काम में मसरूफ़ होती हैं। तब दिजेक खातून आके हाइमा खातून से कहती हैं दोनों कबीले की ख़वातीन एक दूसरे से बात नहीं कर रही। हाइमा खातून कहती है कि अम्मी जान वो आपके शफ़क़त भरे अल्फाज सुनने के लिए बेचैन हैं। सुनकर हाइमा खातून चौधार और काई कबीले के ख़वातीन को बुलाकर कहती है हम ना सिर्फ ज़मीन के शराकतदार हैं बल्कि एक दूसरे की तकदीर के भी शराकतदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे की बहनों से भी बढ़कर हैं। हमें चाहिए कि दोनों कबाइल की ख़वातीन एक दूसरे से गले मिल जाएं जिस तरह हमारे मर्दों ने किया है। उसके बाद हाइमा खातून कहती है कि जाओ सब गले मिल जाओ। उसके बाद दोनों कबाइल की ख़वातीन गले मिलती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। इसी दौरान पान खातून आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है एक बार गले लगने से हमारा दर्द कम हो जाएगा। के बाद चोलपान खातून हाइमा खातून और बानो जिजे के पास आकर कहती है जानदाद साहब की मौत हो गई और उसके कुछ वक्त बाद मैंने अपने बच्चे को खो दिया है, क्या तुम ये सब कुछ भुला बैठे हो। फिर चोलपान अपने कबीले की ख़वातीन से कहती है क्या तुम्हें ज़रा बराबर भी गैरत नहीं। ये सुनकर हलीमा खातून कहती है हलीमा सुल्तान गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम इस कदर काबिल नफ़रत हो, जो कुछ हमारे साथ हुआ दरमियान हुआ अभी तक तुम उसे वजह बना रही हो। आलिया साहब भी ज़ख्मी हैं और असलियन खातून भी लापता हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम्हारे शोहर ने बद्दुहान जैसे आदमी पर अंधा एतमाद किया था। तुम किस मुँह से बात कर रही हो। इस पर चोलपान खातून कहती है नासूर की तरह हर तरफ छाए हुए हो। सुनकर हलीमा सुल्तान शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम अपने नापाक बच्चे के साथ फसाद फैला रही हो। उसके बाद चोलपान खंजर निकालती है तो बाने जुजैक उसके सामने आके खंजर निकाल लेती है, उसे रोक लेती है। उसके बाद हाइमा खातून आगे बढ़कर चोलपान से कहती है ए बेलगाम औरत, हम अपने ज़ख्मों को भरने की कोशिश कर रहे हैं और तुम अब भी फोड़ डाल रही हो। मेरी बात सुनो चुलपान खातून, या तो सुकून से काम करो और ख़वातीन को भी सुकून से काम करने दो, या फिर चली जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
बात चौलपान कहती है, चौधार की खवातीनों शर्म करो, देख लो तुम्हारे सरदार की बीवी से कैसा बर्ताव कर रही है और तुम अभी भी खामोश हो। सुनकर हाइमा खातून शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है, चौधार कबीले का सरदार आलियार साहब हैं, न के उराल जैसा बेईमान, और ये ख़वातीन आप जैसी मुज़ी खातून को कभी अपना सरदार नहीं मानेंगी। तुम खामोशी से यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद चौलपान वहाँ से चली जाती है और हाइमा खातून सबको काम करने का कहती है। इस तरफ उराल मरकज़ी खेमे में सरदारी नसरत पर बैठा होता है। इसी दौरान सरदार आचार पहुंचता है और उराल से कहता है कि बुरी खबर है। तो उराल कहते हैं कि क्या खबर है। आचार कहते हैं कि उराल साहब की तबीयत दिन ब दिन बेहतर हो रही है। ये सुनकर उराल को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है, आलियार अगर ठीक भी हो जाए फिर भी वो सरदारी का हकदार नहीं बनेगा, उसे सरदार बनने नहीं दूंगा। फिर आचार साहब कहते हैं कि हजूर, सिपाहियों ने कुरैन साहब की लाश ढूंढ ली है, उन्होंने कुतलू जा को खबर दी, मैंने छुपकर उनका पीछा किया। ये सुनकर उराल शदीद गुस्से में आ जाता है। आचार से कहता है, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, एक सिपाही भी तुम्हें धोखा दे जाता है। तरफ कारा जायसर किले में तियो बमसी का पीछा करना शुरू कर देता है। तब दुकान के बाहर हाचा तोरियान उस्ताद बमसी से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने परेशान नज़र आ रहे हो। बमसी कहता है कि मेरा गम मेरा प्यार है, मुझे ज़िंदान में डाला गया लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं वापस कबीले जा रहा हूँ। दूसरी तरफ तियो इन दोनों की ये सारी बातें सुन लेता है। बाद हाचा तोरियान उस्ताद बमसी से कहता है कि मैं खुश हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारी तलवारें मौजूद नहीं हैं। जिस पर बमसी कहता है कि उन्होंने मेरी तलवारें छीन ली हैं। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तियो और उसके आदमी भी उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ सरदार अर्तुगरुल अपने तमाम सिपाहियों के साथ जंगल में मौजूद होते हैं और सलेबी सिपाहियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है, हुजूर, वहाँ से कुछ घोड़े सवार आ रहे हैं। तुर्गुत और अर्तुगरुल पहाड़ी पर चले जाते हैं और उन्हें सलेबी सिपाही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तुर्गुत कहता है, भाई आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे, वो असलिहान खातून को लेने आ रहे हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जब तक हम जान न लें कि यह कहाँ जा रहे हैं हम कोई कार्रवाई नहीं करें। तुर्गुत कहता है, जो हुक्म भाई। दूसरी तरफ बमसी कबीले की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और तियो और उसके सिपाही भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। इस तरफ असलिहान एक गार में कैद होती है। सलेबी सिपाही आके असलिहान के पाँव की रस्सी खोलने लगता है तो असलिहान खातून कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, मुझसे दूर रहो। फिर असलिहान खातून कहती है कि तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। इस पर वो सिपाही कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो और ज़िंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।